जॉन रॉल्स का सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि उसने 1971 में जो अपनी पुस्तक प्रकाशित की, ए थियरी ऑफ जस्टिस, उसके माध्यम से राजनीतिक चिंतन, जिसे हम आदर्शात्मक राजनीतिक चिंतन कह सकते हैं, उसको पुनर्जीवित किया। उससे पहले बहुत वर्षों तक राजनीतिक चिंतन के पतन की बात की जा रही थी। 1946 में सबसे पहले लियो स्ट्रॉस नाम के अमेरिकन राजनीतिक विचारक ने ये प्रश्न आरंभ किया कि राजनीतिक दर्शन की स्थिति क्या है, और उसने ये चिंता व्यक्त की कि पिछले बहुत से वर्षों से कोई राजनीतिक चिंतन आदर्शात्मक स्तर पर नहीं हो रहा है। उसके पश्चात बहुत से दूसरे विचारक आए जो कमेंट इंटरेस्ट थे, इसमें एल्फ्रेड कॉबन है, डेविड ईस्टन है, रॉबर्ट डाहल है। इन सब लोगों ने इस तर्क को आगे बढ़ाया। आईसी बर्लिन है, इन्होंने इस तर्क को आगे बढ़ाया कि राजनीतिक चिंतन का पतन हो गया है। राजनीतिक चिंतन के पतन से उनका तात्पर्य यह था मुख्य रूप से कि कार्ल मार्क्स और जॉन स्टुअर्ट मिल के पश्चात किसी भी राजनीतिक विचारक ने ऐसा राजनीतिक ग्रंथ नहीं लिखा है जिससे कि एक राजनीतिक दर्शन का संज्ञा दी जा सके। ये चिंता जो 1950 के आरंभ में हुई, वह 1960 के दशक तक राजनीतिक वैज्ञानिकों में चलती रही कि राजनीतिक चिंतन का पराभव हो चुका है या पतन हो चुका है। आईसी बर्लिन ने तो 1962 में यहाँ तक प्रश्न उठाया कि डज पॉलिटिकल थियरी एग्जिस्ट, क्या राजनीतिक चिंतन का अस्तित्व है या नहीं है। इस प्रकार से 100 वर्षों का इतिहास हम देखें जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स के पश्चात कि 100 वर्षों तक कोई किसी प्रकार के आदर्शात्मक राजनीतिक चिंतन की बात नहीं की जा रही थी। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था, जो एविडेंस दिया जाता था कि राजनीतिक चिंतन का पराभव क्यों हुआ है, तो वो एविडेंस का आधार था कि रूप से कि कोई भी ऐसा ग्रंथ सामने नहीं आया है जिसे हम कह सकते हैं कि प्लेटो के रिपब्लिक जैसा ग्रंथ है, या कार्ल मार्क्स के कैपिटल जैसा ग्रंथ है, या हॉब्स के लेवियाथन जैसा ग्रंथ है। ऐसा कोई ग्रंथ सामने नहीं आया है जिसे कि राजनीतिक चिंतन का ग्रंथ माना जा सके। ऐसी स्थिति में जब जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की, तो सभी जगह पर सभी ने उसका स्वागत किया और लगभग एक स्वर में यह कहा कि यह वो पुस्तक है जिसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन की पुस्तक है। और इसका स्तर, अमूर्त स्तर, इतना अच्छा है, इतना दार्शनिक है कि हम कह सकते हैं कि ये प्लेटो और कार्ल मार्क्स और हॉब्स के जो श्रृंखला है, उसी श्रृंखला का एक विचारक है। ऐसी क्या विशेष बात थी? एक तो ये महत्वपूर्ण बात है कि उसने रिवाइव किया, और उसके बाद में उसके इस पुस्तक के प्रकाशन से जो बहुत से लोग थे जो राजनीतिक चिंतन में कार्य कर रहे थे, उनका और इंटरेस्ट इसमें जागृत हुआ और बहुत सी पुस्तकें इस पर आई। यानी उसके पश्चात के इतिहास को अगर हम एंग्लो सैक्सन पॉलिटिकल फिलोसफी के संदर्भ में देखें तो हम पाएंगे कि 1971 की इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद में जितने अधिकतर महत्वपूर्ण विचारक आए, उन सब ने अपना विचार जॉन रॉल्स के इस थियरी ऑफ जस्टिस से आरंभ किया, या तो उसमें संशोधन किया, या उसकी आलोचना की, या उसका अनुसरण करने का प्रयास किया। तो वह एक ऐसा बिंदु बन गया जिसके आधार पर हम राजनीतिक चिंतन के पुनर्जागरण की बात करते हैं। और इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि समसामयिक राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक सिद्धांत का पिता जॉन रॉल्स है। उसने ऐसा क्या बात की जिसके कारण से लोगों का इंटरेस्ट उसमें हुआ? अगर हम थोड़ा सा उसके पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि 1971 से पहले 1960 के दशक तक आते आते पूरा विश्व चिंतन की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण खेमों में बट गया था। एक जिसे हम उदारवादी या पूंजीवादी खेमा कहते हैं, दूसरा जिसे हम समाजवादी या मार्क्सवादी खेमा कहते हैं। दोनों के अपने अपने गुण थे, दोनों के अपने अपने अवगुण थे। जो गुण था मुख्य रूप से, या जो नैतिक अपील थी, वो मुख्य रूप से ये थी उदारवाद की, कि उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में अधिकतम स्वतंत्रता देंगे, और अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो हमारे राज्य में रहिए। और जो समाजवादी खेमा था, उनका ये कहना था कि हम अपने राज्य में मुख्य रूप से आपको समानता देंगे। और दोनों ये मानते थे कि एक ही राज्य में दोनों संभव नहीं है। अगर आप समानता को महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप समाजवाद की तरफ जाइए, अगर आप स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप उदारवादी चिंतन की तरफ जाइए। जॉन रॉल्स पहला विचारक है जिसने अपनी इस पुस्तक में सफलतापूर्वक स्वतंत्रता और समानता दोनों को सम्मिश्रण प्रस्तुत किया और उसके आधार पर एक राजनीतिक चिंतन दिया। यानी उसने
उदारवादी और समाजवादी दोनों की नैतिक अपील को मिलाकर एक ऐसा चिंतन दिया। ये लगभग वैसा ही प्रयास था जैसा कि रूसो ने बहुत पहले किया था, कि वह जब कह रहा था कि व्यक्ति अधिकतम स्वतंत्र हो और उसको अधिकतम सुरक्षा मिल सके, तो उसने एक सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। लेकिन वह इतना सही प्रकार से नहीं कर पाया उन दोनों सिद्धांतों को एक साथ। लेकिन जॉन रॉल्स ने बहुत सफलतापूर्वक इन दो तत्वों को एक साथ मिलाने का प्रयास किया, जिससे कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन सामने आया जिसमें एक उदारवादी राज्य होते हुए भी समानता भी मिल सकती है और जिसमें स्वतंत्रता भी मिल सकती है। यह संभव तब हो पाया जब उसने कहा कि ऐसा राज्य न्याय पर आधारित होना चाहिए, और न्याय पर आधारित होने से इस राज्य में हम स्वतंत्रता और समानता दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले एक और बात महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा, और वो ये है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु के पश्चात जो 19वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष हैं और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक आते आते दर्शन में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगा था। दर्शन में हम जानते हैं कि दर्शन की बहुत सी शाखाएं हैं, उसमें नैतिकता है, एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, एथिक्स है, वगैरह बहुत सी शाखाएं होती है। उनमें नैतिकता महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, लेकिन कुछ विचारक आए जिसमें बर्टन रसेल है और बाद में विटिंगस्टाइन है, जिसे हम कह सकते हैं, कार्ल पॉपर है। इन लोगों ने कहा कि दर्शन कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा का खेल है। इसलिए अगर हमें दर्शन के प्रश्नों को समझना है तो हमें दर्शन में प्रयुक्त की गई भाषा को समझने की आवश्यकता है। इसलिए भाषा महत्वपूर्ण है, दर्शन में और कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है। और इसलिए बहुत वर्षों तक जो विटिंगस्टाइन का प्रभाव था या कार्ल पॉपर का प्रभाव था, उन्होंने कहा कि भाषा को वैज्ञानिक बनाइए, और वैज्ञानिक जैसे प्रकार से अपने कम से कम शब्दों में सही प्रकार से वेरिफिएबल फैक्ट रखते हैं जिनको वेरीफाई किया जा सके, ऐसे तथ्य दर्शन में होने चाहिए। या दूसरे अर्थों में उन्होंने कहा दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है, दर्शन को विज्ञान में परिणित कर दीजिए। तो दर्शन पे बहुत बड़ा एक अटैक था कि दर्शन सिर्फ भाषा का खेल है, उसमें किसी भी प्रकार की और तत्व की आवश्यकता नहीं है। जॉन रॉल्स ने इसको भी देखा था 1950 के दशक से, और इसलिए उसने वापस ये कोशिश की कि दर्शन का मुख्य जो केंद्र है वो भाषा नहीं है, नैतिकता है। और इसलिए उसने नैतिकता को पुनर्जागृत किया उस दर्शन के अंदर। और नैतिकता किस तत्व के आधार पर जागृत हो, उसके लिए उसने न्याय के तत्व को स्वीकारा, क्योंकि उसके अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, उसी प्रकार से जैसे सत्य किसी भी चिंतन का प्रथम सद्गुण है। और न्याय को परिभाषित करते हुए जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय उचितता के रूप में उसने कहा कि न्याय वह है जिसमें स्वतंत्रता और समानता दोनों का समावेश हो सकता है, और इस पर आधारित राज्य ही एक आदर्श राज्य होगा। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि उसने एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया 600 पेजेस की, जो कि एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गई और जिसको आज हम बिल्कुल भी नहीं नकार सकते हैं।